लेट्स स्टार्ट। एससीओ के बारे में काफी चर्चा हो रही है क्योंकि अभी हमने एक वर्चुअल मीट पूरी की है जिसका जो इस बार होस्ट थे हम लोग थे, यानी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो होस्ट की है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो इनिशियल मेंबर थे वो सिर्फ कितने थे? 8। ठीक है, ये बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें न्यू मेंबर अभी ऐड हुआ है, दैट इज ईरान, है ना। तो क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि कौन ऐड हुआ है, क्योंकि देखो तुम कभी भी ना, एक चीज है एग्जाम में, कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुमसे बहुत आसान चीज पूछी जाए या तुम बहुत आसान आसान चीजें तैयार करके जाओ। सबसे खराब चीज की उम्मीद करना कि सबसे कठिन से कठिन चीज पूछी जा सकती है ना। ऐसी तैयारी करके जाओ कि ये सोचो कि सबसे कठिन से कठिन प्रश्न उसमें पूछा जा सकता है, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, उसको तैयार करके जाना, और फिर आसान पूछ लोगे वो तो तुम कर ही लोगे। फिर आसान तो एक चीज और होती है एग्जाम में कि अगर पेपर आसान है तो वो सबके लिए आसान है। ठीक है, और अगर पेपर मुश्किल है तो वो समझ लो सबके लिए मुश्किल है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे कि हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम खुश हो जाते देखिए कि अरे ये तो आसान है, तो तुम्हारे लिए भी तो आसान है, तो वो सभी के लिए आसान होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो मुश्किल है वो तैयार करके जाना हमेशा से, क्योंकि उसमें ये कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भाई सबको नॉर्मल पता होना चाहिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वो अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कि अभी एससीओ में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, दैट इज ईरान। और अब टोटल मिलाकर के एससीओ में जो मेंबर्स हैं, जो रियल मेंबर्स हैं, वो कितने हो गए हैं? 9, है ना, 9 हो गए। तो अब उसमें पहले जो मेंबर थे वो कौन कौन से थे? रशिया, चाइना, इंडिया और ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान भी उसमें था, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। तो अगर तुम्हें आइडिया भी ना लगे तो तुम ये आइडिया लगा लेना कि जो सेंट्रल एशिया है दैट इज टोटली पार्ट ऑफ एससीओ, है ना। जो एशिया है और उसमें भी मेनली कौन सा? सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, वो सब एससीओ का पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये ट्रायंगल हो गया एक, और सेंट्रल एशिया और फिर रशिया। ठीक है, ये याद रखना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैसी है? ये हमारी टोटल एशियन कंट्रीज है, इसमें कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, रशिया एक्सेप्शन है। रशिया का एग्जाम्पल ये है कि रशिया जो है वो दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। ठीक है, तो वो यूरोपियन कंट्री मान सकते हो तुम रशिया को, बट दैट इज एशियन ऑल्सो, बट और अदर कोई यूरोपियन कंट्री उसमें नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हें देखो मैप के थ्रू भी तुम लोग याद रखा करो, अगर तुम याद कर पाओ, जैसे यहाँ से ये रेड सी, ठीक है। अब यहाँ जो है दैट इज इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ये इस जगह पर है, यहाँ पर। मैपिंग की क्लास तुम्हारी स्टार्ट होगी जब थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तुम लोगों का मैपिंग भी कराया जाए। अब इसमें जो एससीओ में मेंबर है वो कौन कौन है? देखो अब ये हो गया इंडिया, इंडिया हो गया, ये हो गया। टी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इसी के पास है छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
का पार्ट है, पूरा सेंट्रल एशियन जो 5 कंट्रीज है वो इसका पार्ट है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान है ना, वो नहीं है इसका पार्ट, है ना। और ये है, और ये हो गया हमारा रशिया, और ये चाइना, ठीक है। तो ये अब कौन और मेंबर बना है, ईरान, है ना, ईरान यहाँ पर है। इसकी ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान से भी मिलती है और अफगानिस्तान से भी मिलती है, ठीक है। तो ये एससीओ के मेंबर हो गए। कब बना था, ये बना था 15 जून में 2001 में। और इसका पर्पस क्या था, पर्पस भी पता होना चाहिए कि क्यों बना था। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा इसमें ये जो रशिया है, रशिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप और एशिया, जिसे कंबाइन हम कहते हैं यूरेशिया, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंट वैसे सेपरेट नहीं है, कभी तुमने रशिया और यूरोप का मैप भी देखा है तो ये वैसे सेपरेट नहीं है। इनके बीच में कोई वाटर बॉडी है, कोई भी नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे से सीज है। क्यों सेपरेट है ये पता है तुमको, किस बेसिस पे एशिया का कॉन्सेप्ट और यूरोप का कॉन्सेप्ट है, कल्चर पे, ठीक है। जो एशियंस है वो ट्रेडिशनल है और यूरोप जो है दैट इज मॉडर्न पार्ट। तो ये कल्चर के बेसिस पे सेपरेटेड है, ठीक है। वैसे कोई सिग्रीगेशन लैंड बाउंड्री नहीं है, या फिर अगर कोई माउंटेन बीच में आ जाता है तो उससे कुछ सेपरेट नहीं होता, कल्चर के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये यूरोशिया का पार्ट है। और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि पॉलिटिकल जितने डेवलपमेंट होंगे उन पे डिस्कशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिस्कशन होगा, और जो ये है सिक्योरिटी और डिफेंस, सिक्योरिटी और डिफेंस में ये आ जाता है कि इनमें जो भी कंट्री हो एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकती है, और अगर कोई करता भी है वॉर, अगर करता है तो उसे रिजोल्व कराते हैं, आपस में ही रिजोल्व कर लो ताकि बाहर किसी और कंट्री को मौका ना मिले आने का, ठीक है। और सबसे मेन इशू जो इंडिया ने रखा है दैट इज रेडिकलाइजेशन, यानी कि टेररिज्म वाला। हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है विया पाकिस्तान, तो हम ज्यादातर उस पर फोकस कर रहे हैं कि वो डिस्कस हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कब बना था, 15 जून 2001 को। हाल ही में चर्चा में रहा ई साल्वेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में। देखो एक्सरसाइज बहुत पूछ लेते हैं, जैसे किसी भी कंट्री के बीच में अभ्यास चल रहा है ना, तो वो क्वेश्चन जरूर करते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ। तो अभी इंडियन नेवी के बीच में और यूएस नेवी के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा था जिसे कहते हैं ई साल्वेक्स, ठीक है। अब ई साल्वेक्स का जो फुल फॉर्म है वो भी तुम लोग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई साल्वेक्स। This is the India UNS Salvage and Explosive Ordnance Disposal Exercise। मतलब इसका नाम है साल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज है। इसे शॉर्ट में ये लोग क्या देते हैं, ई साल्वेज, ठीक है। इसे शॉर्ट में ये लोग क्या देते हैं, ई साल्वेज। ठीक है, नेक्स्ट यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम नैनो उपग्रह कब लॉन्च हुआ था। तो अभी हमारा जो है यूएई के साथ एक कॉपरेशन है, दैट इज ये यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो यूएई जो है दैट इज एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्पेस फंड ऑफ 3 बिलियन। यूएई मतलब इसमें एक्सप्लोर करने में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में काफी क्यूरियस है। और हमारी कंट्री के साथ जो पहला वो हुआ था, नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, हमारे यहाँ पे क्या है, लॉन्च करने वाली जगहें जो है मेनली क्या है, श्री हरिकोटा। ज्यादातर जो लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, श्री हरिकोटा से, ठीक है। तो जो श्री हरिकोटा है वहां से इनका 2017 में एक नैनो उपग्रह लॉन्च हुआ था, दैट इज नाइफ 1, ठीक है। तो नाइफ 1 का नाम याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। और इंडिया और यूएस ने एक एमओयू भी साइन किया हुआ है स्पेस एजेंसी के साथ 2016 में,
कि आउटर जो स्पेस है यानी अंतरिक्ष है उसका पीसफुली यूज हो सके, मतलब किसी भी कंट्री के बीच में वॉर ना रहे कि हमारे सैटेलाइट वहां रहेंगे या ऐसे। तो यूए के साथ हमारे जो एमओयू हमने साइन किया था उसके तहत इनके यहाँ पे हमने 2017 में नाइफ 1 करके नैनो उपग्रह श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। क्योंकि हर कंट्री के पास क्या रहता है कि वो नहीं रहती उतनी टेक्नोलॉजी, उतना जो मैन पावर है वो नहीं रहती। मैन पावर इन द सेंस कि उनके पास पैसा भले ही हो बट जो माइंड है वो नहीं। माइंड मीन्स कि जो साइंटिस्ट है वो नहीं है और उनके पास उतना मैन पावर नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये हमारे यहाँ से लॉन्च हुआ था इंडिया से, ठीक है। यूएई का सैटेलाइट है, यूएई का, बट लॉन्च हमारे यहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना, नाइफ 1 श्री हरिकोटा में लॉन्च हुआ था 2017 में। अब ये तुमने कभी वीडियो देखा होगा कोई या किसी ने भी बताया होगा, अंटार्कटिक में एक ऐसी जगह है जहां से रेड वाटर बहता है। सुना है कभी अंटार्कटिका में? या तुमने ऐसे कभी देखी हो वीडियो कि पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है लेकिन वहां पे लाल रंग का पानी बहता है? नहीं पता? देखो ये बहुत जियोलॉजिकली जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है टाइलर ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? जो फ्रोजन रिवर्स होती हैं, बर्फ से परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स जो होती है उनको ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। एक तरह से जैसे कि रिवर्स होती है ना पानी से भरी हुई, ऐसे ही ग्लेशियर्स होते हैं उनकी रिवर। तो या फिर कह सकते हो कि ग्लेशियर इज अ काइंड ऑफ बिग बॉडी ऑफ आइस, है ना। बिग बिग बॉडी ऑफ स्नो, नॉट आइस, स्नो। दैट इज हाँ दैट मेड अप ऑफ स्नो। आइस नहीं रहता, वो स्नो रहता है, स्नो से मिला हुआ सारा। तो उसका एक वाटरफॉल है टाइलर ग्लेशियर पे। वाटरफॉल, वाटरफॉल तो पता ही है, झरना। जैसे कि इफ देयर इज समथिंग, कोई वो है यहाँ पे, कोई माउंटेन है या हिल है ऐसे कुछ, तो यहाँ पे वो ग्लेशियर है और उसका वाटरफॉल है ऐसे, वहां से पानी बहता है। बट ये पानी नॉर्मल पानी नहीं है, इट इज रेड इन कलर, ठीक है, रेड इन कलर। अब इसकी क्योंकि अंटार्कटिक बेटा इनहेबिटेबल, इनहेबिट तो अंटार्कटिका में ये ब्लैक होल है और इसका जो कलर है पानी का दैट इज रेड इन कलर। अब सोचने वाली बात ये है कि अंटार्कटिक जैसी जगह जो कि परमानेंटली फ्रोजन है वहां पे पानी कहाँ से आया? वो तो परमानेंटली फ्रोजन रहता है, मेल्ट तो होता नहीं है। समर सीजन में मेल्ट होता है, समर सीजन वहां पे फिर भी परमानेंटली जो फ्रोजन जगह है वो मेल्ट नहीं होती, समर में जो लोअर एरियाज है वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी। और फिर फिलहाल में साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट जिन लोगों का रहता है ना कि एक्सप्लोर करते हैं, तो उन्होंने फिर ये निकाला, पता किया कि क्या है, सैंपल वगैरह लिए, तो वहां से ये पता चला कि इस ग्लेशियर में एक काइंड ऑफ ये है आयरन रिच नैनोस्फेयर्स, आयरन रिच नैनो स्फेयर्स है। जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम, ठीक है। अब पहली मिस्ट्री के रेड कलर क्यों है? क्योंकि आयरन रिच है तो इसलिए रेड कलर है। सेकंड मिस्ट्री कैसे रिवील हुई कि उसका जो पानी है दैट इज लिक्विड फॉर्म में क्यों है, जमा हुआ क्यों नहीं है? तो वो लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्योंकि तुम्हें पता हो कि अगर किसी भी पानी में सोल्ट होता है, सोल्ट होता है तो वो जमने में टाइम लेता है। ये चीज देखी है ना कि जो जो सोल्ट होता है वो जल्दी फ्रीज नहीं होता, है ना। तो जो सोल्ट है उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो एडजॉइनिंग एरिया है वहां से ज्यादा रहता है उस पानी का टेम्परेचर, और उसकी वजह से वो बहता है और रेड कलर का है। और अगर मैं लैब में सैंपल लिए टेस्ट किया कि क्या है इसके अंदर, इज इट रियली अ ब्लड और कुछ और है, तो तब वो मिस्ट्री रिवील हुई कि ये आयरन रिच है और इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि अंटार्कटिक ब्लड फॉल जो है, ये पूछ लेते हैं पहले तो कौन से ग्लेशियर पे है, ये याद रखना टाइलर ग्लेशियर पर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस वजह से इसका रंग लाल है, तो आयरन रिच है और इसमें कुछ नैनो स्फेयर्स है। नैनो स्फेयर्स मींस इसमें कुछ कुछ नैनो पार्टिकल हैं आयरन के, सिलिकॉन के,
कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के और सोडियम के। और सोडियम और कैल्शियम की वजह से ये सॉल्टी है इन नेचर, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम क्या है, इनके कार्बोनेट सोल्ट बनाते हैं। तो इसी की वजह से उसका जो टेम्परेचर है पानी का, वो एडजॉइनिंग एरिया से ज्यादा रहता है, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में, बाकी चीजें बर्फ से जमी हुई है। ठीक है। और अब आता है ये नेक्स्ट है खजान लैंड। हाल ही में चर्चा में है, ये है किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोस्टल एरिया है खजान लैंड गोवा में। गोवा का तो नाम सुना ही है, छोटी सी हमारी एक राज्य है गोवा। जो खजान लैंड है दैट इज अ मैंग्रोव। मैंग्रोव तुम लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज मैंग्रोव। सुना है, फॉरेस्ट सुने हैं? कौन कौन से, एवरग्रीन, डिसीडियस फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसे कैसे होते हैं, एक तो माउंटेन, माउंटेन यानी कि जो माउंटेन पे उगते हैं, कॉनिफेरस वगैरह, ये सब माउंटेन में आ जाता है। फिर सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से हैं, डिसीडियस होते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप है, जो एरिड है, सेमी एरिड है, अलग अलग। ठीक है। फिर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे रेन, ये रेन पे डिपेंड करता है। जितने भी फॉरेस्ट है दे डिपेंड अपॉन रेन, कि जहाँ पे जितनी रेन अवेलेबल होगी उसके हिसाब से होगा। एवरग्रीन ग्रीन जहाँ पे कम होगी वहां पे कौन से होंगे, थॉर्न। ठीक है। और जहाँ पे ना ज्यादा रेन होती है ना कम होती है, तो वहां क्या रहते हैं, ग्रासलैंड्स। ठीक है। वहां पे सिर्फ घास उगती है, जैसे कि सवाना। सवाना तो सुना है, अफ्रीका में है, डिस्कवरी पे देखा भी होगा। सवाना के जंगल में शिकार कैसे करता है लायन, वो ऐसे दिखाता है ना डिस्कवरी पे। तो ये तो ऐसे ही मैंग्रोव होते हैं। और व्हाट आर मैंग्रोव्स, मैंग्रोव क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इमेजिन दिस इज अ लैंड एंड दिस इज अ सी लेवल। ठीक है, दिस इज सी। यहाँ जो मिडिल में रहता है मडी और मार्शी एरिया। ये कैसा एरिया रहता है, मडी और मार्शी, मतलब दलदल काइंड ऑफ, जैसे जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में दलदल कहते हैं, काइंड ऑफ ये रहता है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट उगते हैं वो, उनकी जड़ें ऐसे रहती है पानी में, और वो ऊपर भी दिखाई देंगी तुमको रूट्स उनकी। यहाँ पे जो भी पौधे होंगे उनकी रूट्स तुम्हें ऊपर दिखाई देंगी। तो इस ट्रांजिशन जोन को लैंड और बिटवीन सी, ये लैंड है और ये है सी, इसके बीच का जो पार्ट है ये, इसे कहते हैं मैंग्रोव। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वेटलैंड। वेटलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेट रहता है, दैट इज वाटर लॉग्ड एरिया। ठीक है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट है, जो बेटा सुनामी आती है, टाइड आते हैं, कुछ भी ऐसा आता है, तो ये जो पौधे हैं, पेड़ जो यहाँ पे फॉरेस्ट मौजूद है, वो इसे लैंड पर नहीं आने देता। ठीक है। लैंड को, उस एरिया को ये बचा के रखता है। और ये हमारे लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो वेरियस स्पीशीज के एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ मैंग्रोव का है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जहां पर क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दैट इज सुंदरबन डेल्टा। और वो किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। तो सेम ऐसे ही उसमें गोवा में खजान लैंड है, दिस इज इन गोवा, खजान लैंड। तो बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर तुम मान लो ये कोई कंपनी यहाँ पे ये कह दे कि हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो बेटा उन प्लांट्स का, उन एनिमल का क्या होगा जो वहां पर थे। और फिर यहाँ पर अगर ये क्लियर कर दिया, क्लियर करके यहाँ पे लैंड और वो कुछ भी बना दिया, लाइक कि बिल्डिंग बना दी या कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो सोचो कल को कोई सुनामी आई तो वो तो सब खत्म हो जाएगा ना। ठीक है। बचाने के लिए जो पौधे हैं वहां पे, पेड़ हैं, वो तो बचेंगे ही नहीं। ठीक है। तो जो अथॉरिटी है, गोवा अथॉरिटी, उसने ये कहा है कि खजान
मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, इट्स ऑल्सो मैंग्रोव फॉरेस्ट। समझ में आया व्हाट इज मैंग्रोव? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और ये वेटलैंड की कैटेगरी में आता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हो वहां पर एनवायरमेंटल रूल्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया और रूलिंग आ गई एससी की तो वो सब खत्म कर देते हैं। केरला में हुआ था ऐसा, एक टावर बनाया था, बहुत फेमस सा टावर था, और उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया केस कि इन्होंने कोस्टल एरिया पे बना रखा है। कहाँ पर बना रखा है? सेंस वो था EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उन्होंने यहाँ पे बना रखा था सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस जोन में जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मान लो कोस्टल एरिया है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, उस साइड ज्वाइनिंग जो सी है, ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत हो रहा है, और पोल्यूशन हो जाएगा, और जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसे भी क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट है वहां पर, वो फॉरेस्ट क्लीन करके वहां पे कोई टावर उन्होंने खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो गिरवा दिया था कि वहां से क्लीन कर दो, एनवायरमेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, परमिशन नहीं ली गई, उसके बावजूद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो गिरवा दिया। तो इसलिए हमारे लिए क्यों जरूरी है? मान लो कोई यहाँ पे रह रहा है इस एरिया में, यहाँ पे बना दिया उन्होंने टावर, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये कर दिया क्लीन, और कहा कि आपको यहाँ पे 2 BHK का फ्लैट दे रहे हैं, वहां से सी दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे लालच देते हैं ना कि वहां से वो विंडो से आपको पीछे जो दिखता है सी, वो सी दिखाई देगा, बिल्कुल व्यू अच्छा है, ठीक है, ऐसे बिल्डर्स लालच देते हैं। अब जब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस सुनामी आई तो ये टावर थोड़ी बचाएगा बेटा इसको, ये जो सिटी है यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, बाकी लोग टावर में रहने वाले तो रह गए, लेकिन बाकी जो नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल रह रहे हैं, उनके लिए वो थोड़ी बचाएंगे सुनामी से। टावर टावर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, खुद भी रह जाएगा। तो इसलिए इस एरिया में, मैंग्रोव एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं की जा सकती है ना। तो ये तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल तुम किसी भी जगह पे बनोगे कुछ भी, है ना, होपफुली तुम सब DM ही बनो कहीं पे, तो तुम लोगों के पास जब कोई केस आएगा या कोई ऐसे आता है कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, या वो तुम्हारे पास आएंगी चीजें, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ कोस्टल एरिया में तुम पोस्टेड हो, सपोज तुम गोवा में ही पोस्टेड हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लैंड किस चीज से बना हुआ है और यहाँ इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मैं यहाँ पे एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की परमिशन दूं या ना दूं, और अगर मैंने दे दी तो ऊपर भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज तुम लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए, और जब तुम कभी भी फैसला लोगे, डिसीजन लोगे, तो तुम्हें बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख के लेना है कि उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो खजान लैंड याद रखना गोवा में है, और ये कोस्टल वेटलैंड है, यानी कि काइंड ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिगो इंडिया। लिगो इंडिया क्या है? लिगो इंडिया एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश हुई है लिगो इंडिया नाम से। ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है पता है ना? ये नहीं पता? ग्रेविटी तो पढ़ा ही होगा 12th में, तो ग्रेविटी से रिलेटेड है, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव। अब ये वेव कौन सी होती है? देखो, ग्रेविटेशनल वेव जो होती हैं, ये ऐसे याद रखो, दिस इज द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। इस दीज वेव कहाँ से निकलती है? ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन से, इनके मैसिव कोलिजन से ये वेव्स निकलती हैं। और ये जो वेव्स रहती हैं, जो इसकी थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उससे रिलेटेड है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है फॉर अर्थ, स्पेस के लिए ग्रेविटेशनल वेव बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता अर्थ का, तो कब का हमारे यहाँ से एटमॉस्फेयर गायब हो चुका होता। हमारा एटमॉस्फेयर अभी तक क्यों गायब नहीं हुआ है? ड्यू टू कि हमारी जो अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे,
ठीक है, ये दिखती नहीं है बट ये होती है। ठीक है, तो अब सपोज क्या होता है कि यहाँ पर सन से कोई भी सोलार फ्लेयर आई, सन से कोई भी सोलार फ्लेयर आई है, यानी कि सोलार विंड। सोलार विंड जब आती है तो वो सोलार विंड को ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। ये आती है यहाँ से तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर इधर आई यहाँ से तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ से भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे ये टकराती है पर डिफ्लेक्ट यहाँ से भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर तक इसे पहुंचने नहीं देता। और इसकी वजह से तुमने देखा होगा जो ये पोल्स है, पोल्स याद रखना, दिस इज पोल एंड दिस इज पोल। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ मैंने ऐसे बनाया है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे तुम्हें ऑरोरा बोरियालिस देखने को मिलता है। व्हाट इज ऑरोरा बोरियालिस? देख, कुछ लाइट होती है, कुछ कलरफुल लाइट्स होती है, वो देखने को मिलती है। तो उनका रीजन क्या है? उनका रीजन यही है कि जो इसकी सन की सोलार विंड जो निकलती है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से आगे टकराती है और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कलरफुल कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो हमें ऑरोरा बोरियालिस के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वेव हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव ही अभी तक हमारी अर्थ है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं होती तो शायद यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता, और एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता तो सी नहीं होता, सी नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अभी स्थापित की गई है, कहाँ पर हुई है, किस जगह पे? मतलब ये अभी प्रस्तावित है, प्रस्तावित मतलब इस पे काम होना बाकी है, और ये कुछ कह रहे हैं कि 23 के एंड में हो जाएगी, 2030 तक कह रहे हैं, मतलब 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ पर है? हिंगोली जनपद, महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखना कि ये हिंगोली जनपद महाराष्ट्र में है। सर आ गए? ठीक है, समझ आया। एससीओ का नया मेंबर कौन है याद रखना, ईरान। एससीओ कब बना था? 15 जून 2001 में। एक्स साल में किसके बीच हुआ है? भारतीय नौसेना और यूएस की नौसेना यानी कि नेवी। नाम इंग्लिश में भी याद रखना क्योंकि हिंदी में आ गया और वहां पे तुमने नौसेना को वायुसेना समझ के कुछ वो एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स को क्या कहते हैं? वायुसेना हिंदी में। और नेवी को कहते हैं नौसेना। नौसेना नौ से बना है, नौ मीन्स नौका, नाव, नाव से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्मी को क्या कहते हैं? थल सेना। ठीक है, थल, थल सेना, थल, थल मीन्स जमीन पे जो रहती है, हाँ मतलब वो बॉर्डर पे, लैंड पे जो रहती है दैट। तो यूएई ने कौन सा लॉन्च किया है? नाइफ वन, श्रीहरिकोटा में। और ये याद रखना टाइलर ग्लेशियर, अंटार्कटिक की जो ब्लड फॉल है वो टाइलर ग्लेशियर पर है। और किसके कारण है? आयरन रिच खदान लैंड याद रखना, दिस इज कोस्टल वेटलैंड ऑफ गोवा। और लिगो इंडिया क्या है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सेटअप होनी बाकी है बाय 2030। ठीक है, और लिगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर होगी? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखना।